प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, उसकी क्या संकल्पना है, उसके बारे में उसके कौन कौन से घटक होते हैं हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्यों महत्वपूर्ण है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन चर्चा करेंगे। तो किसी भी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी जो संपूर्ण गतिविधि, कार्यशीलता या जो कार्यविधि होती है वो ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करती है। क्योंकि जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक है या जो जैविक घटक है वो ऊर्जा प्रवाह पर आश्रित रहते हैं। तो मुख्य रूप से जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो ऊष्मागतिकी के नियमानुसार होता है और ऊष्मागतिकी के नियम दो होते हैं। प्रथम नियम के अनुसार किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के द्वारा न तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, न ही ऊर्जा का ह्रास होता है, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं उनमें जो ऊर्जा होती है एक घटक से दूसरे घटक में रूपांतरित होती है, न कि उसको निर्मित किया जाता है कि बल्कि नष्ट होती है, बल्कि वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में रूपांतरित होती है। अब ऊष्मागतिकी का जो दूसरा जो नियम है वो अपन देखें तो दूसरे नियम के अनुसार किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में रूपांतरित होने पर प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा के कुछ भाग का क्षय हो जाता है या ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है और नष्ट शोषण क्रिया के माध्यम से होता है। अब यदि हम देखें कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो पोषण स्तर होते हैं, हरे पौधे, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, जो अपघटक जीव वगैरह आदि हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर कहलाते हैं। और यदि हम देखें तो हरे जो पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा से ऊर्जा को आहरित करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा हरे पौधों के द्वारा आहरित की गई है उन हरे पौधों पर शाकाहारी जीव आश्रित होते हैं और जब वो हरे पौधों को आहरित करते हैं तो उनकी शोषण क्रिया के द्वारा कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है या ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो ये हमने देखा कि हरे पौधों से जो शाकाहारी जीवों ने भोजन प्राप्त किया और जो ऊर्जा प्राप्त हुई उन कुछ ऊर्जा का शोषण क्रिया के द्वारा नष्ट हो जाती है और बाकी जो ऊर्जा होती है वो शाकाहारी जीवों में एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव होते हैं जो तीसरा पोषण स्तर होता है वो जब इसको शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में आहरित करते हैं तो शाकाहारी जीवों की जो ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को मांसाहारी जीव प्राप्त करते हैं और उनमें भी शोषण क्रिया के द्वारा कुछ ऊर्जा विमुक्त होकर वायुमंडल में विलीन हो जाती है। इस प्रकार हम देखें तो शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीवों से सर्वाहारी जो जीव होते हैं उनको मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव और हरे पौधे वगैरह जो सर्वाहारी जो जीव मुख्य रूप से मनुष्य होता है वो एक आहार ऊर्जा प्राप्त करता है। तो उसकी जो शोषण क्रिया होती है उससे भी क्या होता है, कुछ ऊर्जा वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है और अंत में जो अपघटक जीव होते हैं जो इन सभी जीवों को या इन सभी पोषण स्तरों से जो ऊर्जा को प्राप्त करता है और उसमें भी जो शोषण क्रिया होती है वो ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, वो वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है और अंत में अपघटक जीवों के समाप्त होने पर संपूर्ण जो ऊर्जा होती है वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है। इस तरह से हम देखें तो ऊर्जा प्रवाह एक चक्र के रूप में चलती रहती है। इनके समाप्त होने पर ये वायुमंडल में ऊर्जा विलीन हो जाएगी और इनके जो घटक होते हैं वो मिट्टी में पोषण स्तर का कार्य करते हैं और पुनः हरे पौधे उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा का एक चक्र चलता रहता है, लेकिन ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उसे
नष्ट किया जाता है, बल्कि एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होती है और उस स्थानांतरण के माध्यम से कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। अब देखिए, जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में रूपांतरित होती है तो इसे 10% का माध्यम भी हम कह सकते हैं, या 10% का लॉ भी कह सकते हैं। अगर उदाहरण के रूप में हम समझे तो सौर ऊर्जा होती है, उससे जो 1000 कैलोरी ऊर्जा जो आती है उसको हरे पौधे प्राप्त करते हैं या घास प्राप्त करती है, तो उसमें से 1% जो ऊर्जा होती है यानी 10 कैलोरी ऊर्जा घास और हरे पौधे प्राप्त करते हैं, और गाय उस घास को खाती है तो उसका जो 10 का जो 1% है यानी कि 1 कैलोरी हो गया, यानी ये इसका 10% हो गया, वो कैलोरी ऊर्जा गायों में प्राप्त होती है। और गायों को मानव या अन्य जो जीव होते हैं वो खाते हैं, तो इसका जो 10% 0.1% जो ऊर्जा होती है वो मानव में आती है। तो इस तरीके से हम इसको 10% का लॉ भी कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्यों महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है, और इसको आप समझें, वीडियो को देखें, और कोई समस्या हो तो आप टेलीफोनिक माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।